जो हमारी 13 बटालियन सीआरपीएफ है उसको मैं वर्तमान में एक कमांडेंट के पद पर यहाँ पे कमान कर रही हूँ और 1962 से लेकर आज तक मैं पहली महिला कमांडेंट हूँ जिसको 13 बटालियन सीआरपीएफ को कमान करने की जिम्मेदारी मिली है। और मुख्यमंत्री पंजाब सहित जितने भी जेड प्लस, जेड, वाई और अन्य कैटेगरी के प्रोटेक्टिव्स हैं पूरे पंजाब में, यहाँ तक कि हरियाणा के पंचकुला और दिल्ली का जो सीएम हाउस है उसकी भी सुरक्षा हमारी बटालियन कर रही है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है तो उसको मैं बखूबी निभा रही हूँ, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना, किसी भी प्रकार की शिकायत हमारे किसी प्रोटेक्टिव से नहीं आ पाई। जब मैं लेडीज़ से बात करती हूँ, बालिकाओं से, बच्चों से बात करती हूँ, उनको जाके मोटिवेट करती हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती हूँ, तो स्वयं में जब वो मुझे यूनिफॉर्म में देखती हैं तो उसी से ही वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाती हैं। अ वुमेन इन यूनिफॉर्म मीन्स अ लॉट। तो मैंने वहाँ पे दूर दराज ट्राइबल इलाकों में जाके ट्राइबल वुमेन के साथ उनको सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किए। मैंने वहाँ जाकर के उनको स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास के द्वारा महिला सशक्तिकरण के नए आयाम दिए। 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ। इतना ही नहीं, पंजाब की बात करें तो पंजाब जालंधर की बात करें, बीते साल बेहद दिल को दहलाने वाला मामला सामने आया जहां पर एक मासूम के साथ उसके ही फ्रेंड के पिता ने दुष्कर्म किया। ऐसे कई सारी घटनाएं हैं, इन्हें आप कैसे देखती हैं? क्योंकि लगातार जो रेप है या फिर एसिड अटैक है, इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इन्हें? जब हम बात महिला दिवस की करते हैं, एक और हम एक ऐसे दशक में आ चुके हैं जिसमें कि हम कहते हैं कि हम एक डेवलप्ड और मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, लेकिन आज भी जो महिलाओं के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, जो विभत्स घटनाएं, वो वाकई एक प्रश्न चिन्ह लगाती है महिला सुरक्षा को लेकर। एक नाबालिग बच्ची जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मल्टीपल रेप्स, इसे हम रेप ही कहा जाएगा ना, बिल्कुल, क्योंकि इस प्रकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए उसका व्यापार करके पैसा कमाया जा रहा है उसके परिवार के द्वारा। तो मैंने जैसे ही मुझे ये बात मालूम चली, मैंने इमीडिएटली जो हमारे पास सिविल पुलिस के हमारे जो काउंटर पार्ट्स रहते हैं उनको इमीडिएटली मैंने उनसे बातचीत की और उनको लेकर के हम गए और हमने उस बच्ची को रेड लाइट एरिया से बचाया जाकर के। उसको मैं देख नहीं पा रही थी और हमने जब उसको वो किया तो मतलब उसका चेहरा बिल्कुल एसिड से जला दिया गया था बचपन में ही। अब जब उसकी ये झलकियाँ भी देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितना दर्द उसकी माता, जो बोल भी नहीं पा रही थी, उसके आंसू नहीं बंद हो रहे थे, उसने सहन किया होगा उस बच्ची को पालने में। कहाँ तक आप कृष्ण को पुकारती रहेंगी? कब तक आप अपने भाइयों पे, अपने पति पे और अपने पिता पे आश्रित होती रहेंगी स्वयं की सुरक्षा के लिए? इसीलिए सेल्फ डिफेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आज स्वयं मैं बाइक चला करके लेके जब गई तो चंडीगढ़ में, पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में, तो मैं देख रही थी जो सड़क पे भी खड़ी हुई लेडीज़ हैं जो हमें देख के तालियां बजा रही थी, जय हिंद बोल रही थी, तो उनमें एक जोश का, एक उत्साह का संचार था कि एक महिला बाइक चला रही है, पीछे पुरुष बैठे हुए हैं और वो एक टोली को लीड करके जा रही है। तो अपने आप में एक गर्व की अनुभूति होती है। बच्ची ने, जिसके फादर को नक्सलवादियों ने मार दिया था, तो कहती है आज मैम मैं आपसे मिली हूँ और मैं डेफिनेटली यूनिफॉर्म सर्विसेज ज्वाइन करके उन नक्सलवादियों को मारूंगी जिन्होंने मेरे पापा को मारा जी। तो उसकी बात मेरे दिल को छू गई कि देखिए कि एक मेरा छोटा सा प्रयास और किसी के पूरे जीवन को एक नई दिशा मिल गई। श्रृंगार नहीं ये चूड़ियाँ, निर्बल के हाथों का श्रृंगार नहीं ये चूड़ियाँ, वीरों की गाथा का गुणगान रही हैं चूड़ियाँ। और जलकर जौहर को जब अपनाया, और जलकर जौहर को जब अपनाया तो खिलजियों को उनकी औकात दिखा गई ये चूड़ियाँ, खिलजियों को उनकी औकात दिखा गई ये चूड़ियाँ। तो जब चूड़ी वाले हाथों में हथियार आता है तो वही अबला सबला बन जाती है। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शुभिता। हिंदी साहित्य की बेहद मशहूर पंक्तियां हैं, तन समर्पित मन समर्पित, चाहता हूं ए देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और कुछ ऐसी ही भावना है सीआरपीएफ कमांडेंट श्रीमती कमल सिसोदिया जी की। इन्हें सिंघम लेडी और आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है और पिछले 26 सालों से ये देश की सेवा में जुटी हुई हैं और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनका स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। बिल्कुल मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, हमारे लिए भी बहुत ये गर्व की बात है कि आपके साथ आज आप स्टूडियो में आए हैं और बातचीत हो रही है आपके साथ। तो सबसे पहले आप अपनी जीवन के बारे में बताइए कि आपने सीआरपीएफ ये फील्ड क्यों चूज करी, कैसे आपके अंदर ये प्रेरणा आई?
मैं कमल सिसोदिया वर्तमान में सीआरपीएफ में कमांडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। अपने 25 वर्षों से भी लंबी सेवा काल मैं सीआरपीएफ में व्यतीत कर चुकी हूँ। राष्ट्र के कोने-कोने में अपनी सेवाएं तन, मन और धन के साथ समर्पित होकर अपने इस राष्ट्र को दे चुकी हूँ। और जो सीआरपीएफ में आने की प्रेरणा थी, वो बचपन से ही मेरे अंदर आ गई थी। जी। सपने तो साधारण थे, लेकिन हौसले मेरे असाधारण थे। एक साधारण बचपन, लेकिन एक असाधारण सोच, एक ऐसा संकल्प जिसमें मैं चाहती थी कि मैं यूनिफॉर्म सर्विसेज को ज्वाइन करूं। और जब मैं बचपन में एनसीसी की कैडेट थी, तब मैंने पहली बार जब यूनिफॉर्म पहनी, तो मुझे एक एहसास हुआ कि इस यूनिफॉर्म में कोई बात तो ज़रूर है। और तभी मैंने एक सपना देखा कि मैं एक यूनिफॉर्म सर्विसेज में एक सशक्त महिला के रूप में इस राष्ट्र में, और तभी से ये संकल्प लेते-लेते और मैं सीआरपीएफ में क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर के पद पर असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर सीपीओस 99 में चयनित हुई और आज 25 वर्षों से भी लंबी सेवा इस बल को दे चुकी हूँ। बिल्कुल मैम, मोर देन 25 इयर्स ये अपने आप में ही एक गर्व की बात है। और जिस गर्व के साथ आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, हम और भी ज़्यादा जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में, अपने पारिवारिक सदस्यों के बारे में बताइए, अपनी और लाइफ जर्नी के बारे में बताइए। क्योंकि मैम ऐसा नहीं होता कि जब किसी की लाइफ जर्नी होती है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी रहते हैं, तो क्या वो चैलेंजेस रहे बचपन से लेकर अब तक, और आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में भी ज़रूर बताइए। निसंदेह जब आप जीवन में किसी यात्रा पे चलते हैं, जीवन की यात्रा, उसमें बहुत से चुनौतियां और चैलेंजेस तो आते ही हैं। और उसमें परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। वर्तमान में मेरे परिवार में मेरे पति हैं और एक बेटा है। लेकिन आप सोच के देखिए कि परिवार का मतलब होता है जब परिवार साथ रहे। लेकिन काफ़ी लंबे समय से मैं और मेरे हस्बैंड अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात हैं। वर्तमान में लगभग 3 साल उनको हो गए हैं। वो नक्सलवाद प्रभावित छत्तीसगढ़ में बीजापुर में तैनात हैं। जी। और वहाँ पे नक्सलवाद की चुनौतियों का बड़ा डटकर सामना कर रहे हैं। और बेटा भी कॉलेज में है, तो मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। बस इस बात का मुझे एक एहसास है कि मेरा देश, मेरे देशवासियों का प्रेम मेरे साथ है, और यही मुझे हौसला देता है जीवन की चुनौतियों का सामना करने की। बिल्कुल मैम, आपने जो यहाँ पर बात कही कि आपको हौसला देता है ये देश भक्ति जो है वो रग-रग में शायद आपके बसी हुई है, तभी इतनी लॉन्ग डिस्टेंस के बावजूद भी जो आपके अंदर जोश है वो सचमुच कमाल है। तो यहाँ पर मैम अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि कैसे आपकी वो फीलिंग क्या थी जिस वक़्त सबसे पहले वर्दी पहनी आपने? वो आप अगर शेयर करें कुछ शब्दों में तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपने बहुत सही बात कही कि जज़्बा, फीलिंग, एहसास। तिरंगा हमारे राष्ट्र का, जब मैं उसको नमन करती हूँ, जब मैं उसको सैल्यूट करती हूँ, तो मेरी तो रग-रग में एक सिरहन सी पैदा हो जाती है। एक कंपन पैदा होता है राष्ट्र प्रेम का, देशभक्ति का। तो ये जो भावनाएँ हैं, एक सिविल जीवन में कभी नहीं मिल सकती, केवल एक वर्दीधारी उस भावना को समझ सकता है। लेकिन ये जो हमारा तिरंगा है, जो हमारा राष्ट्र है, इसको नमन करना तो हर एक राष्ट्रवासी का मूल कर्तव्य भी बनता है। तो हम लोग अपने जीवन में, अपने जीवन की चुनौतियों को साथ लेके चलते हैं। तो मुझे एक पंक्ति इस अवसर पे स्मरण आती है कि हाथ में बंदूक तो क्या, हाथ में बंदूक तो क्या, दिल में तो हलचल मिले, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों पर रसीले फल मिले। जी। उसके खारे पानी में भी कोई कशिश तो होगी जरूर, वरना क्यों सागर से यूं जा जा के गंगा जल मिले, वरना क्यों सागर से यूं जा जा के गंगा जल मिले। बहुत खूब। कहते हैं कि जब ठान लिया जाए तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं। तो जैसे आपने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वर्दी पहनकर जो फीलिंग थी वो अलग थी, और उसके बाद ये जर्नी आगे बढ़ती रही। उसके बाद मैम हमें ये भी जानकारी मिली है कि आपने, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या देश के कई कई ऐसे विभिन्न इलाके हैं जहाँ पर आप गई, और महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण के प्रति जो है उनकी क्या पावर है, या विमेन एम्पावरमेंट एक्चुअल में क्या है, उसकी डेफिनेशन आपने समझाई, और उन्हें चाहे उनके जो रोल्स हैं लाइफ में, उन्हें क्या करना है, कैसे अपनी एजुकेशन को हासिल करके अपना नाम बनाना है, कुछ मुकाम हासिल करना है, इसके बारे में आपने उन्हें प्रेरित किया, मोटिवेट किया। मोटिवेशनल स्पीकर हो, ऑथर हो, आपने बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं निभाई, इसके बारे में बताइए।
लगभग पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से मैं विश्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हूँ, जिसमें कि आंतरिक सुरक्षा का दायित्व तो हम निभा ही रहे हैं। लेकिन मैं समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के इस पुनीत प्रण को भी आगे बढ़ा रही हूँ। और भारत के कोने-कोने में, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत हो, असम, नागालैंड और बांग्लादेश बॉर्डर तक, जहाँ-जहाँ मैं तैनात रही, उस वक़्त मेरी तैनाती खटखटी आसाम क्षेत्र में थी, जो कि पूर्वोत्तर भारत का बहुत ही सुदूर प्रांत है। जी। तो आप सोच भी नहीं सकती कि ऐसे-ऐसे गाँव मैंने वहाँ देखे जहाँ पे कि बिजली नहीं है, जहाँ पे कि हाथी आते हैं और उनके मिट्टी के घरों को भी तोड़ के चले जाते हैं। तो उन महिलाओं के बीच में जाकर मुझे एहसास हुआ कि इन्हें वाक़ई मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है। ये वो हैं जिन्हें मैं संबल दूँगी तो इनका जीवन चेंज हो सकता है, जिनको ये मालूम ही नहीं है कि सैनिटरी पैड क्या होता है। तो मैंने वहाँ पे दूर-दराज ट्राइबल इलाकों में जाके ट्राइबल वुमेन के साथ उनको सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किए। मैंने वहाँ जाकर के उनको स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास के द्वारा महिला सशक्तिकरण के नए आयाम दिए। उस वक़्त मैंने कौशल विकास मिशन पे काफ़ी काम किया था और एक पायलट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था सीआरपीएफ में, जिसमें कि मुझे उसके लिए चयनित किया गया सीआरपीएफ के द्वारा। और उस वक़्त तत्कालीन हमारे जो गृह मंत्री थे माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा हमने एक एमओयू भी साइन कराया। तो मैंने स्किल इंडिया मिशन नाम की एक पुस्तक भी लिखी और मैंने जितना भी सीखा कौशल विकास के बारे में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना कुछ बहुत कुछ प्लान किया है राष्ट्र के लिए और इतना कुछ ऑलरेडी लागू हो रखा है, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके थे जहाँ पे ये चीज़ें नहीं पहुँची थी। तो मैंने जो लेडीज़ हथकरघा जानती थी, उनको हथकरघा में, जो सिलाई कर सकती थी उसको सिलाई में, जो कुछ इस प्रकार का कार्य कर सकती थी जैसे कि फसल से रिलेटेड हुआ, हाथ की बहुत सी खूबसूरत चीज़ें वहाँ पे ट्राइबल लेडीज़ को काम करना आता था, तो उन सब चीज़ों में उनको ट्रेनिंग दिलवाई, जिसके कारण कि वो सशक्त हो सकीं। फिर मैंने देखा कि केवल ये ठीक नहीं है, तो मैंने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनवाए। बैंक्स और एनजीओज़ और लोकल संस्थानों के द्वारा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने, तो जिससे कि उनकी जीविकापार्जन का एक नया रास्ता उनको मिला, जिसके लिए वो आज भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हैं कि मैडम आप आए तो हमारा तो जीवन परिवर्तित हो गया। बिल्कुल। कोई ऐसी आपका एक्सपीरियंस हो या कोई ऐसी एग्जाम्पल जब आपको लगा कि ये महिला सचमुच कुछ कर सकती है, या वो कोई ऐसा केस आप बताना चाहें जो कि हमारे व्यूअर्स जो समाज में लोग हैं उनके लिए भी प्रेरणा हो? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका कुछ शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जब मैं लेडीज़ से बात करती हूँ, बालिकाओं से, बच्चों से बात करती हूँ, उनको जाके मोटिवेट करती हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती हूँ। तो स्वयं में जब वो मुझे यूनिफ़ॉर्म में देखती हैं, तो उसी से ही वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाती हैं। अ वुमन इन यूनिफ़ॉर्म मीन्स अ लॉट। अभी हाल ही की बात है कि मैंने जैसे आपको बताया मेरे हस्बैंड छत्तीसगढ़ में तैनात हैं। मैं छुट्टी पे छत्तीसगढ़ गई थी, लेकिन छुट्टी के दौरान भी मेरे को लगा कि मुझे जब पता चला कि वहाँ पे बहुत सी ऐसी बालिकाएँ थी, जिनके जो पेरेंट्स थे, जो उनके फादर थे, उनको नक्सलियों ने मार दिया था, तो वो अनाथालय में रह रही थी। तो अपने लेवल पे मैं खुद गई वहाँ पे और मैंने देखा कि उनके पास सैनिटरी पैड्स भी नहीं है। टॉयलेट और ब्रश जो हम करते हैं ना, ब्रश भी नहीं था, टॉवल्स भी नहीं थे। तो आपको खुद महसूस होता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो जब मैंने उन सबको वो डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर मैंने उनको अवेयरनेस दी, उनसे बातचीत की, बहुत सारा समय उनके साथ बिताया। तो उसमें जब उनसे बातचीत की तो एक लड़की ने बोला, एक बच्ची ने, जिसके फादर को नक्सलवादियों ने मार दिया था। तो कहती है, आज मैम मैं आपसे मिली हूँ और मैं डेफ़िनिटली यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ में जॉइन करके उन नक्सलवादियों को मारूँगी जिन्होंने मेरे पापा को मारा। जी। तो उसकी बात मेरे दिल को छू गई कि देखिए कि एक मेरा छोटा-सा प्रयास और किसी के पूरे जीवन को एक नई दिशा मिल गई। बिल्कुल, आपका प्रयास और कई सारी महिलाओं को दिशा दे रही हैं आप। कई सालों तक मैम आप सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की बतौर यहाँ पर चेयरपर्सन भी रही हैं। तो उस दौरान क्या चैलेंजेस थे, वो आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि आज भी देश में ऐसा नहीं है कि केसेस जो है वो नहीं आ रहे सामने। डेली मैम, क्योंकि एज़ अ मीडिया पर्सन हम तो रोज़ाना खबरें कर रहे हैं, ऐसे कई सारे केसेस सामने आते हैं, मन डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे केसेस इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले। लेकिन आप चेयरपर्सन रही हैं, तो उस दौरान क्या चैलेंजेस थे और आपने कैसे विमेंस को उस पर्टिकुलर माहौल से निकलने के लिए एक उनके लिए आप मोटिवेशनल एक एज अ स्पीकर बनी, या उनके लिए कैसे आप मोटिवेट आपने उन्हें किया? जी बिल्कुल, यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत सी
महिलाएं और बहुत से बच्चे इसको झेल रहे हैं और उनको ये मालूम तक नहीं चल रहा कि ये एक क्राइम है, दिस इज एन ऑफेंस, और वो उसको झेल रहे हैं। मैं ना केवल महिलाओं के लिए बल्कि बच्चों के बीच भी मैं जाती हूँ, छोटी-छोटी बच्चियाँ जिनके साथ में उनके प्राइवेट पार्ट्स को, उनके साथ में रहने वाले जो स्कूल में टीचर्स हों या उनके खुद घर परिवार में भी कई ऐसे सदस्य होते हैं, चाहे अलग-अलग, कोई ड्राइवर है, कोई कंडक्टर है, कोई उनको लुक आफ्टर कर रहा है, जब उनको टच करता है तो उसको यही नहीं मालूम है कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। बिल्कुल। तो वो जब चीज़ें मैंने उनको बताई तो छोटी-छोटी बच्चियाँ जब उस चीज़ को समझने लगती हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गुड टच और बैड टच को समझना। फिर जैसे-जैसे लाइफ में ग्रो करती हैं महिलाएँ, अपने पैर पे खड़ी होती हैं और एक कार्य क्षेत्र में आती हैं। तो कार्यस्थल पे जब अगर किसी का यौन उत्पीड़न होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक एक्ट ही निकाला गया है, प्रिवेंशन फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो जब मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी में हमेशा से चेयरपर्सन रही हूँ कई वर्षों से और बहुत से केसेस मैंने हैंडल किए हैं, काफ़ी टिकलिश केसेस भी थे। तो मैंने ये महसूस किया कि हमारे सरकार के द्वारा बहुत से ऐसे पॉजिटिव कदम उठाए गए हैं जिससे कि महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। बिल्कुल। तो उसी क्रम में लोगों को जागरूकता देना, उनको अवेयरनेस देना कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होता कैसे है और उसके लिए उनको कब, कहाँ, कैसे शिकायत करनी है, और यदि उनके साथ ऐसा हैरेसमेंट होता है तो किस प्रकार से हम उस पे एक्शन लेते हैं। तो ऐसे बहुत से एक्शन हमने इस में चेयरपर्सन के तौर पे लिए और जिसके कारण महिलाओं को एक सुरक्षित कार्यस्थल मिल सका। सो मैम, यहाँ पर आप विमेन हरासमेंट कमेटी की बतौर चेयरपर्सन रही, और इसी के साथ अगर हाल ही में हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के बिजनौर में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ। इतना ही नहीं, पंजाब की बात करें तो पंजाब जालंधर की बात करें, बीते साल बेहद दिल को दहलाने वाला मामला सामने आया जहां पर एक मासूम के साथ उसके ही फ्रेंड के पिता ने दुष्कर्म किया। ऐसे कई सारी घटनाएं हैं, इन्हें आप कैसे देखती हैं? क्योंकि लगातार जो रेप है या फिर एसिड अटैक है, इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इन्हें? जब हम बात महिला दिवस की करते हैं, एक और हम एक ऐसे दशक में आ चुके हैं जिसमें कि हम कहते हैं कि हम एक डेवलप्ड और मॉडर्न एरा में जी रहे हैं। लेकिन आज भी जो महिलाओं के साथ जो घटनाएँ घट रही हैं, जो विभत्स घटनाएँ, वो वाक़ई एक प्रश्न चिन्ह लगाती है महिला सुरक्षा को लेकर। और अपने इस पूरे कार्यकाल में मैंने ये प्रयास किया और मेरे प्रयास सफल भी रहे कि मैं महिलाओं को सुरक्षित महसूस करा सकूँ, उनको एक सुरक्षित वातावरण दे सकूँ। तो अपने डिपार्टमेंट में तो सीआरपीएफ में तो हमेशा ही मैंने वो वातावरण बनाया और वो बना भी हमेशा, और सीआरपीएफ अपने आप में एक बहुत ही महान बल है जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन उन महिलाओं का क्या कि जिनके लिए उनके खुद के परिवार के सदस्य ही दुश्मन बन बैठे हों। तो एक आपने ये बात छेड़ी है तो मुझे याद आया एक वाकया, जब मैं नॉर्थ ईस्ट में खटखटी में तैनात थी आसाम में, जी। जहाँ पे मैंने ट्राइबल एरियाज में जा जाके काम किया, तो मेरे ही एक जवान की जो वाइफ थी, क्योंकि हम एक कैंपस में भी रहते थे और बहुत सारी महिलाएं मुझसे लगातार मिलती रहती थी, मैं काफ़ी कार्यक्रम भी करती थी उनके लिए। उसने मुझे बताया कि उसके पड़ोस में एक ऐसा परिवार है जिसमें कि उस बच्ची का जो फादर था वो बहुत ज़्यादा नशे का आदी था, भयंकर ज़्यादा नशा, और नशे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, पैसा लेने के लिए। तो उसका ये कंडीशन थी और उसी के चलते जो उसकी बच्ची थी उसको देह व्यापार में धकेल दिया गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। एक नाबालिग बच्ची जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मल्टीपल रेप्स, इसे हम रेप ही कहा जाएगा ना, बिल्कुल। क्योंकि इस प्रकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए उसका व्यापार करके पैसा कमाया जा रहा है उसके परिवार के द्वारा। तो मैंने जैसे ही मुझे ये बात मालूम चली, मैंने इमीडिएटली जो हमारे पास सिविल पुलिस के हमारे जो काउंटर पार्ट्स रहते हैं, उनको इमीडिएटली मैंने उनसे बातचीत की और उनको लेकर के हम गए और हमने उस बच्ची को रेड लाइट एरिया से बचाया जा करके। जी। हमने उसकी पहचान को भी गुप्त रखा और वहां से बचा के, और उसके जो परिवार के सदस्य थे, उस फादर को, उन सबको जो है जेल में भेजा गया। और मतलब बहुत ही ज़्यादा वो एक दिल को दहलाने वाली बात थी कि खुद के जो फादर भी हैं, जो खुद एक इंसान ही कहलाने के लायक नहीं है, वो बच्चों के साथ इस प्रकार के जब जैसे कह सकते हैं ना, इतने घृणित कार्य करते हैं, जब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी सहायता के लिए आगे आएँ और उनको सेव कर सकें। बिल्कुल। ऐसे ही जहाँ पे आप एसिड अटैक की बात कर रही हैं, आप सोच के देखिए, आप कल्पना करके देखिए कि जिसका चेहरा हमेशा के लिए बिगड़ जाए। अभी हाल ही में पंजाब में, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिलती रहती हूँ कि कैसे मैं उनकी सहायता करूँ, तो एसिड अटैक पीड़िता,
उसको मैं देख नहीं पा रही थी और हमने जब उसको वो किया तो मतलब उसका चेहरा बिल्कुल एसिड से जला दिया गया था बचपन में ही। आप जब उसकी ये झलकियाँ भी देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितना दर्द उसकी माता, जो बोल भी नहीं पा रही थी, उसके आँसू नहीं बंद हो रहे थे, उसने सहन किया होगा उस बच्ची को पालने में, और कैसा उस बच्ची का जीवन है। तो अभी भी ये एसिड अटैक और रेप जैसे दुष्कर्म हो रहे हैं, कितनी बार मन में प्रश्न लोगों के आता होगा कि आखिर कितनी और निर्भया चाहिए हमें एक ऐसा समाज बनाने के लिए जिसमें कि रेप ना हो, एसिड अटैक ना हो, महिलाएं सुरक्षित रहें। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस प्रकार से एक समाज को सुरक्षित समाज बना सकें, जहाँ पे ये घटनाएँ ना हो। बिल्कुल। मैम, मार्शल आर्ट, आत्म रक्षा को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि जब ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं उसके बाद मन में सवाल आता है कि ऐसी घटनाएँ पर रोक लगाना प्रशासन का काम है, और साथ ही साथ पारिवारिक सदस्यों और जो शिक्षक हैं, या जिस तरह से आप जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो उन पर भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि ये कितना मायने रखता है कि जो विमेन्स हैं उनको एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है। आत्मरक्षा या फिर मार्शल आर्ट जैसे ये जो आजकल इतना इम्पोर्टेंस रखता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जीवन में किसी भी लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं खुद कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो उस वक़्त दिल्ली में आप समझिए आज से कितने साल पहले की बात है, तो बहुत ज़्यादा ईव टीज़िंग हुआ करती थी, यानी कि छेड़छाड़ बहुत हुआ करती थी। तो उसी समय में मैंने स्वयं की रक्षा के लिए जूडो कराटे सीखे, मैंने ताइक्वांडो सीखा। तो आत्मरक्षा की जितनी भी चीज़ें थी जो मैं सीख सकती थी अपने स्कूल और कॉलेज की स्टडीज़ के दौरान ही मैंने सीखी, और मैंने उसका इस्तेमाल भी किया स्वयं की सेल्फ डिफेंस के लिए। तभी से मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक लड़की के लिए आत्मरक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आना चाहिए क्योंकि वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। जी। और इसके लिए मैं जब जाती हूँ अलग-अलग कॉलेजेस में, वुमेन कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो मैं सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स भी बच्चियों को सिखाती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चियों के लिए, ख़ास तौर से लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए, कि वो स्वयं की रक्षा कर सकें। और इसी संदर्भ में मुझे एक पंक्ति भी याद आती है। दुर्योधन है, दुशासन है, पग-पग पर बन अवरोध खड़े। दुर्योधन है, दुशासन है, पग-पग पर बन अवरोध खड़े। कुछ कुटिल काल के अनुयायी, शकुनी से शैतान बढ़े। रंचंडी का तो रूप धर, रंचंडी का तो रूप धर, हर राक्षस पर तू कर प्रहार। खन खन चूड़ी के मद्दे उठे, तलवारों के अद्भुत प्रहार। तलवारों के अद्भुत प्रहार, तुम खुद अपना चीर बचा लो, तुम खुद अपना चीर बचा लो। कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि जैसे आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि महाभारत के समय में द्रौपदी ने जब गुहार लगाई तो कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर पाया, तो श्री कृष्ण भगवान ने आके उसका चीर बचाया। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ ये दुष्कर्म हो रहे हैं, तो कहाँ तक आप कृष्ण को पुकारती रहेंगी? कब तक आप अपने भाइयों पे, अपने पति पे और अपने पिता पे आश्रित होती रहेंगी स्वयं की सुरक्षा के लिए? इसीलिए सेल्फ डिफेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। आपकी पुस्तक स्किल इंडिया मिशन के बारे में भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि आपने ये पंक्तियाँ लिखी और दिल को छू गई ये पंक्तियाँ, क्योंकि जब इस तरह के भाव मन में हो तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो पेन डाउन होते हैं। तो आप अपनी बुक के बारे में बताइए कि कैसे ये प्रेरणा आई कि सबसे पहले तो लिखा जाए और इस तरह से समाज को इसके बारे में बताया जाए? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि कौशल विकास का एक पूरा मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार में बनाया था, और कौशल विकास के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी कि आरपीएल क्या है और पीएमकेवीवाई क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और किस प्रकार से, मतलब आप खुद लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि जो लोग स्किल्ड लोग हैं, उनको केवल उनके स्किल के आधार पे सर्टिफिकेशन प्रदान किया जा सकता है बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के, और वो स्किल का सर्टिफिकेशन ले करके वो अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनको देश और विदेशों में मिल रही हैं। तो स्किल इंडिया मिशन का जब ये बात आई तो सीआरपीएफ यानी कि गृह मंत्रालय सीआरपीएफ के द्वारा मुझे चयनित किया गया, और मैंने एक मैडम पायलट प्रोजेक्ट बनाया, और वो प्रोजेक्ट जब हमने लागू किया तो जो हमारे जवान हैं, जो हमारे शहीद हैं, उनकी जो वीर नारियां हैं, यानी कि उनको हम वीर नारी कहते हैं, उनके परिवारजन हैं,
उनको कौशल विकास के द्वारा हम किस प्रकार से रोजगार देके आत्मनिर्भर कर सकते हैं। इसका एमओयू मैंने खुद ड्राफ्ट किया पूरा, और वो एमओयू जो है सीआरपीएफ और स्किल मिनिस्ट्री के बीच हुआ, और उसको जब लागू किया तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा अंतर लोगों के जीवन में आया। और उस पीरियड में बहुत सी महिलाओं के साथ, बहुत सी संस्थाओं के साथ, अलग-अलग लोगों से जब मैं मिली तो मेरी बहुत ज़्यादा मैंने जानकारी अर्जित की। मैं कुछ भी करती हूँ तो पूरे उसमें स्टडी करके। तो जब इतनी सारी जानकारी मैंने अर्जित कर ली थी, इतना कुछ सीखा था, तो मैंने उसको एक पुस्तक का रूप दे दिया। और स्किल इंडिया मिशन नाम की ये पुस्तक जो अपने आप में एक अनूठी और बहुत ही यूज़फुल पुस्तक बनी, जिसका जब मैंने कॉपीज़ भी लोगों को फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट की, उन लोगों को जिनको उसकी ज़रूरत थी, तो मैंने देखा कि लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन आया। उनको वो जानकारी मिली उन योजनाओं के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, जिससे कि वो अपने जीवन को रूपांतरित कर सके। क्योंकि कहते हैं कि किसी के अगर जीवन में आपको उसकी हेल्प करनी है, तो उसको आप खाना मत दीजिए, मछली मत दीजिए, बल्कि मछली पकड़ना सिखा दीजिए। तो कुछ ऐसे ही प्रयास मैंने किए। बिल्कुल, आपके प्रयास जो है वो वाक़ई सराहनीय हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपकी उपलब्धियों की बात हो रही है, तो 13 बटालियन सीआरपीएफ पंजाब, मुख्यमंत्री की सुरक्षा, Z+Z सिक्योरिटी और 1962 से लेकर अब तक आप पहली ऐसी महिला हैं जिनको ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो इसे कैसे देखती है सबसे पहले तो, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है? जी, बिल्कुल। जो हमारी 13 बटालियन सीआरपीएफ है, उसको मैं वर्तमान में एक कमांडेंट के पद पर यहाँ पे कमान कर रही हूँ, और 1962 से लेकर आज तक मैं पहली महिला कमांडेंट हूँ जिसको 13 बटालियन सीआरपीएफ को कमान करने की ज़िम्मेदारी मिली है। आपको ये जानकर गर्व महसूस होगा कि ये वही बटालियन है, 13 बटालियन, जिसने कि 1965 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बहुत ही गौरवशाली इतिहास है इस बटालियन का। और जब मैं इसको कमान करने के लिए चयनित मुझे किया गया, तो जब मैंने इसे कमांड किया, तो मुझे ना केवल फ़क्र हुआ, ना केवल गर्व हुआ, बल्कि मैंने उस भूमिका को बहुत ही गहराई से, बहुत ही लगन और मेहनत से निभाया। और मुख्यमंत्री पंजाब सहित जितने भी Z+, जेड, वाई और अन्य कैटेगरी के प्रोटेक्टिव्स हैं, पूरे पंजाब में, यहाँ तक कि हरियाणा के पंचकुला और दिल्ली का जो सीएम हाउस है, उसकी भी सुरक्षा हमारी बटालियन कर रही है। तो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पे है, तो उसको मैं बखूबी निभा रही हूँ, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना, किसी भी प्रकार की शिकायत हमारी किसी प्रोटेक्टिव से नहीं आ पाई। बल्कि इस काम के लिए स्वयं डीजी पंजाब के द्वारा मुझे डीजी डिस्क भी दिया गया और कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स भी दिए गए कि एक और एडीजी सीएम सिक्योरिटी के द्वारा भी मेरे इन प्रयासों को सराहा गया। और मैंने यहाँ तक भी किया कि जो जीवन का जो मूलभूत आवश्यकताएं थी जवानों की, उनके आवास की, उनके रहन-सहन की, उसको एक नया रूप दे दिया, एक ऐसा रूपांतरण कर दिया कि वो बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी कर सके। यहाँ पे भी मेरी ये यात्रा नहीं रुकी। इस पिछले 2 ढाई सालों में ही मैंने 2 से भी ज़्यादा जिम यहाँ पे स्थापित किए, क्योंकि जो लोग वीआईपी सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनके लिए फिट रहना, तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। तो उस जिम की मैंने स्थापना की, और जवानों में एक नई उमंग और उत्साह का एक ऐसा संचार किया, अलग-अलग सेशंस मैंने कंडक्ट किए। तो अब मैं देख रही हूँ कि हमारी बटालियन एक खेल-कूद के क्षेत्र में मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेरणा दी, अपने जवानों को, और एक ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश किया कि वो खेल-कूद के द्वारा भी स्वयं को फिट रख सके। परेड, पीटी, खेल-कूद। तो आप सोच सकते हैं कि आज ये 13 बटालियन है, वो ना केवल सेक्टर स्तर पे, बल्कि जोनल स्तर पे सबसे बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ खेल कूद में, यानी कि बेस्ट स्पोर्ट्स बटालियन चयनित हो चुकी है, जिसकी ट्रॉफी अभी हाल ही में हमें प्रदान की गई। और अभी पूरे भारतवर्ष में जितने भी बटालियन हैं, उन सब की जो प्रतियोगिता है, उसमें भी हम टॉप पे पहुंच चुके हैं, और बहुत ही जल्दी उस प्रतियोगिता को हम जीतने भी वाले हैं। बिल्कुल, आपकी खुशी जो है वो ज़ाहिर कर रही है कि टॉप तक लाने के लिए आपके प्रयास बहुत मायने रखते हैं। हमने एक वीडियोज़ देखी बीते दिनों जहाँ पर तिरंगा रैली निकाली गई और आप बाइक ड्राइव कर रही थी और पीछे जो है सैनिक बैठे हुए थे, आप पूरी टोली को लेकर जा रही थी। बहुत खूबसूरत वीडियो और वुमेन एम्पावरमेंट की सचमुच मिसाल है आप। वो क्या मोमेंट था, उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जी, तिरंगा रैली हम निकाल रहे थे, और मैं देख रही थी कि जब बाइकर्स टोली थी, तो उसमें जो पुरुष बाइकर्स हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने तो हेलमेट पहने, 2 लोगों ने, लेकिन वो एक दूसरे के पीछे बैठ रहे थे। तो मैंने जो है पूरी की पूरी बाइक रैली को आगे से लीड किया। स्वयं मैं बाइक चला कर के लेके जब गई, तो चंडीगढ़ में, पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में,
तो मैं देख रही थी जो सड़क पे भी खड़ी हुई लेडीज़ हैं जो हमें देख के तालियां बजा रही थी, जय हिंद बोल रही थी, तो उनमें एक जोश का, एक उत्साह का संचार था कि एक महिला बाइक चला रही है, पीछे पुरुष बैठे हुए हैं और वो एक टोली को लीड करके जा रही है। तो अपने आप में एक गर्व की अनुभूति होती है। जिस प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई जो कि मेरी रोल मॉडल है, वो एक घोड़ा लेकर के जब हाथ में तलवार लेके जाती थी, तो कुछ वैसी ही फीलिंग्स, वैसी ही अनुभूति मुझे भी आ रही थी, हाथ में तिरंगा और बाइक चलाते हुए जब आप एक पुरुष टोली को लीड करती हैं। सो यहाँ पर मैम जिस तरह से आपकी स्माइल ने ही बता दिया कि वो मोमेंट कैसा था, तो एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि आपको बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर सुन रही हैं, तो हमें इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं, डे लाइफ इतना बिजी है सबका कि कोई योगा कर रहा है, कोई मेडिटेशन, कोई फोन चलाकर जो है वो अपने आप को फ्रेश कर रहा है। तो आपके लाइफ में क्या ऐसे ऑप्शंस हैं, क्योंकि आपके पति आपसे दूर है, वो भी सेवाएं निभा रहे हैं, और बेटा पढ़ाई के लिए जो है वो बाहर गया है, तो आप अपने आप को कैसे कूल रखती हैं? क्या आपने इस तरह को अपने आप को बनाया कि आप एकदम पॉजिटिव रहती हैं? जी। जीवन में सकारात्मक रहना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है और एक लीडर के लिए, एक नेतृत्वकर्ता के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप शांत रहें। अगर आप खुद काम नहीं रहेंगे तो आप कमांड कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैंने योगा और मेडिटेशन को अपने जीवन का अंग बनाया हुआ है। मैं स्वयं भी करती हूँ और अपने जवानों को भी रेगुलर मेडिटेशन और योगा कराती हूँ। तो जब हम मिलके मास मेडिटेशन भी करते हैं, हम योगा भी करते हैं, तो मैंने देखा कि मेरे जीवन में और मेरे जो जवान हैं उनके जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर आया। आप खुद देखिए कि इतने साल हो गए मुझे बटालियन कमांड करते हुए, मेरे को एक भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेना पड़ा, क्योंकि खुद ही जिस प्रकार का माहौल हमने बटालियन में बना दिया है उसको लीड करते करते, तो लोग इतने शांत और काम भी रहते हैं और साथ ही साथ कोई इनडिसिप्लिन में भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो योगा पिछले कई सालों से मैं करती आ रही हूँ, तो योगा करने से, फिजिकल फिटनेस से और इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के कारण चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा मुझे मेंस मेंटल हेल्थ के लिए एक प्रोग्राम में स्पेशली एक गेस्ट स्पीकर के तौर पर आमंत्रित किया गया। तो वो खुद भी समझते हैं कि शायद किसी पुरुष से ज़्यादा मैडम जो है मेंस मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं अपने एक्सपीरियंसेस के कारण। बिल्कुल। यहाँ पर आप इतिहास में कैसे देखती है नारी शक्ति? क्योंकि वो समय जो पहला समय था, उस समय महिलाओं को इतनी अपॉर्चुनिटीज, इतने चांसेस नहीं मिलते थे, लेकिन अब जो चांसेस मिल रहे हैं उसके बावजूद भी अगर महिलाएं पीछे रह जाती हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम भारत के अपने गौरवशाली और गरिमामय इतिहास को पलट के देखें, तो स्वर्णिम अक्षरों में वीर गाथाएं अंकित हैं हमारी वीरांगनाओं की। महारानी लक्ष्मीबाई, उनके जन्म दिवस पे तो ग्वालियर में मुझे बुलाकर वीरांगना सम्मान से जब सम्मानित किया गया, तो मुझे लगा कि जो मेरी रोल मॉडल है महारानी लक्ष्मीबाई स्वयं घोड़े से उतर के आ रही हैं और मुझे वीरांगना सम्मान दे रही हैं। तो वो जज्बा अपने उस गौरवशाली इतिहास का सामने नजर आया। अगर हम बात करें अपने इतिहास में, तो बहुत सारी वीरांगनाएं हमारे राष्ट्र में हुई हैं और ये कोई जरूरी नहीं है किसी महिला के लिए कि केवल वो हाथ में तलवार लेके ही युद्ध भूमि में वीरता दिखा सकती है। अगर आप रानी पद्मावती का एग्जाम्पल उठा के देखें, तो मुगलों को उन्होंने एक ऐसी धूल चटाई कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं रह पाया। तो मुझे एक पंक्ति, मैंने जब मैं लिखने का बहुत ज्यादा शौक भी रखती हूँ, तो मैंने एक पंक्ति लिखी थी इस बात पे जो इस आपने प्रश्न पूछा उससे रिलेट करती है कि निर्बल के हाथों का श्रृंगार नहीं ये चूड़ियां, निर्बल के हाथों का श्रृंगार नहीं ये चूड़ियां, वीरों की गाथा का गुणगान रही हैं चूड़ियां। और जलकर जौहर को जब अपनाया, और जलकर जौहर को जब अपनाया, तो खिलजियों को उनकी औकात दिखा गई ये चूड़ियां, खिलजियों को उनकी औकात दिखा गई ये चूड़ियां। तो जब चूड़ी वाले हाथों में हथियार आता है, तो वही अबला सबला बन जाती है। बिल्कुल, बहुत खूब। आप जो लिखती हैं उसको हूबहू अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करती हैं और औरों के लिए प्रेरणा बनती हैं। तो यहाँ पर जो सैनिक हैं उनकी पत्नियों को भी प्रेरणा देते हैं, तो यहाँ पर गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया की ओर से भी इनको जो है वो इनकी सराहना की गई थी, इनके जो काम है, इनके जो प्रयास हैं। तो मैम वो मोमेंट कैसी थी? क्या वो ऐसी उपलब्धियां हैं जो, क्योंकि कैप में फेदर जो है वो साथ साथ जुड़ते जा रहे हैं, उपलब्धियों की सराहना भी बहुत मायने रखती है, तो उस वक्त क्या मोमेंट थी उसके बारे में भी जरूर बताइए। जी, हमारे परम यशस्वी ओजस्वी
गवर्नर साहब श्री गुलाब चंद कटारिया जी, पंजाब और चंडीगढ़ यूटी के गवर्नर, वो स्वयं 13 बटालियन सीआरपीएफ जिसको मैं कमांड कर रही हूँ उसके कैंपस में आए। होम सेक्रेटरी श्री मनदीप बरार जी आए, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सौरभ कुमार जी आए और म्युनिसिपल कमिश्नर जो हैं अमित कुमार जी वो आए, फिनेंस सेक्रेटरी विजय जाड़े सर आए। इन सब अलग अलग जितने भी ये पदाधिकारी हैं और स्वयं गवर्नर साहब, जब उन्होंने कैंपस में एक परिवर्तन देखा, एक ऐसा माहौल देखा जिसे देखकर उन्होंने डेफिनेटली मेरी सराहना की, मेरे नेतृत्व की सराहना की। और मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि जब वन महोत्सव चल रहा था कि ऑलरेडी हमने कैंपस में बहुत सारा काम किया, इतना डेवलपमेंट किया ताकि जवान एक अच्छे वातावरण में रह के राष्ट्र की सेवा के लिए स्वयं को तैयार कर सके। तो मैंने कहा कि क्यों ना वेलनेस पार्क का, यहाँ पे एक हर्बल पार्क का मैं निर्माण करूं जी। क्योंकि कुछ हमारे बीच में जवान ऐसे भी होते हैं जो युद्ध भूमि में भी घायल हो जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में इतनी चुनौतियां आती हैं कि कई बार बीमार भी हो जाते हैं, तो जिनको हम मतलब जो रुग्ण हमारे ऐसे हो जाते हैं कार्मिक, उनके लिए एक वेलनेस, उनके लिए हर्बल पार्क। तो परम यशस्वी गवर्नर साहब श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने स्वयं अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन किया और उन्होंने इस बात की बेहद प्रशंसा की कि जो 24 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ के हमने वहाँ पे हर्बल प्लांट्स लगाए थे। और ना केवल उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में बल्कि बहुत सारे अन्य डिपार्टमेंट्स को भी बोला कि जो कमल सिसोदिया मैडम ने यहाँ पे किया है, आप लोग भी इसको वहाँ पे रेप्लिकेट करें। और उन्होंने ये प्रशंसा पत्र दे के मेरी सराहना की। केवल यही नहीं, गवर्नर साहब ने वुमेन्स डे पे मुझे गवर्नर हाउस में बुलाया और वहाँ पे भी उन्होंने सम्मानित किया। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप जो किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जब आपको सराहना मिलती है, तो आपका जो मनोबल है और ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, हम चाहते हैं यूं ही आपका ये जो सराहना का सफ़र है, एप्रिसिएशन का ये जो सफ़र है, ये इसी तरह से और आगे बढ़ता जाए और हमें भी आपसे बहुत सारी प्रेरणा मिलती जाए। मैम, सोशल मीडिया के एरा में हम इस वक्त जी रहे हैं। हर कोई जो है वो चाहे वो घर बैठे हो, बच्चे देख लीजिए आप, फ़ोन चला रहे हैं और पूरी दुनिया घूम लेते हैं हम। बहुत कुछ एक्सपीरियंस आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया, इंटरनेट ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन सिक्के के दो पहलुओं की तरह अगर हम देखें तो इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, यानी कि इसके बेनिफिट्स भी हैं लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। तो इसे आप कैसे देखती हैं? महिला सशक्तिकरण में सोशल मीडिया के रोल को आप कैसे देखती हैं? सोशल मीडिया आज ऐसी चीज़ बन चुका है कि जिसका बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई एडिक्ट हो चुका है। ऐसा हम देख रहे हैं अपने चारों ओर। और मैं जो अपने जवानों को भी जब मोटिवेशनल सेशंस लेती हूँ, जो ब्रीफिंग्स लेती हूँ, मैं उनको हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमारे हाथ में जो ये मोबाइल है, उसका सही इस्तेमाल या गलत करना वो हमारे ही हाथ में है। वो हमें कमांड नहीं कर सकता। उसमें आप पोर्नोग्राफी देख रहे हैं या उसमें आप कुछ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अच्छी कोई ऑडियो बुक सुन रहे हैं, ये चॉइस हमेशा हमारी होती है। तो सोशल मीडिया के इस जमाने में स्वयं को गलत रास्तों में चलने से बचाना और सही चीज का चुनाव करना, ये हमारे ही हाथ में है। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहूंगी कि सोशल मीडिया का आप सही इस्तेमाल करें, स्वयं की भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए और इस समाज की भलाई के लिए। तो डेफिनेटली उससे चीजें बदल जाएंगी। और जहाँ तक नारी शक्ति और सोशल मीडिया की बात है, तो अब पिछले लगभग 25 वर्ष से भी ज़्यादा मुझे हो गए हैं इस सर्विसेज में और मैं देखती हूँ कि जहाँ भी मैं जाती हूँ, देश के जिस भी कोने में, वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, खास तौर से महिलाओं से, बच्चों से। तो उन्होंने एक नारी शक्ति नाम से एक प्रोफाइल भी बनाया है जिसमें कि नारी शक्ति के इस आइकन के तौर पे मुझे दर्शा रहे हैं। तो मुझे कोई आइकन नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं बनना, लेकिन हकीकत ये है कि मन में हमेशा ये भावना रहती है कि जो दर्द हमने झेला, जो ईव टीजिंग हमारे साथ हुई, जो जो भी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं बचपन से लेकर आज तक, वो किसी दूसरी बच्ची के साथ ना हो, किसी अन्य महिला के साथ ना हो। तो नारी शक्ति की इस जो ये यात्रा है, इसमें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि हम सब मिल के सोशल मीडिया के इस इस्तेमाल को ऐसे बना सकते हैं कि हम एक सशक्त नारियों का एक समूह बना सकते हैं। एक दूसरे को देखकर, समझकर हम प्रेरणा ले सकते हैं, एक दूसरे के जीवन से हम सीख सकते हैं। बिल्कुल। जी। मैम, आगे विमेंस डे है और बात होगी उस समय भी सोशल मीडिया पर कि विमेन सपोर्ट विमेन, यानी कि जब एक विमेन का साथ देती है तब जो महिला है उसकी जो पावर है वो और समाज में निखर कर सामने आती है। तो समाज में बढ़ रही चुनौतियों
को बीच में रखते हुए, को सामने रखते हुए आप जो महिलाएं हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज में महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिला दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि हर दिन ही महिला दिवस है, हर महिला का दिन है। खुद की महिला होने पे हमें गर्व होना चाहिए। वी शुड सेलिब्रेट आवर वुमेनहुड। वी शुड फील हैप्पी दैट वी शुड फील प्राउड दैट वी आर बोर्न एज वुमेन। एंड कहते हैं कि एक नारी के अंदर भी तो एक मनुष्य छिपा है, तो हमें पहले अपने आप के अंदर के जो उस मनुष्य है उसको ज़्यादा सशक्त बनाने की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ है जो एक लड़की नहीं कर सकती, एक नारी नहीं कर सकती। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। मुझे देखकर पता नहीं कितनी बच्चियाँ सीआरपीएफ में आई, आर्मी में आई, पुलिस में आई और आज भी उनके पेरेंट्स जब मिलते हैं तो कई बार वो भाव विभोर हो जाते हैं। वो इतने उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके जो इमोशंस होते हैं, उनकी आँखों से बहने लगते हैं कि मैम आज हमारी बेटी का जीवन पूरी तरह से चेंज हो गया। कोई बच्ची कहीं एसएचओ बनी हुई है किसी क्षेत्र में, कोई बच्ची सीआरपीएफ में है, कोई आर्मी में है। तो मेरे सेशंस को सुनकर, मुझे सुनकर लोगों में जो मोटिवेशन आया है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये जो मेरा प्रयास है सफल हो पा रहा है और हम इस संसार में आए हैं तो केवल खुद के लिए जीने के लिए नहीं आए। वो तो पशु भी अपने लिए जीता है, खाता-पीता है और मर जाता है। लेकिन मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आ सके। आपका जीवन तभी सफल है आप जब दूसरे के लिए कुछ कर सकें। तो हर नारी को मैं यही संदेश देना चाहूँगी क्योंकि नारी जननी है, सृजनकर्ता है, उसमें वो शक्ति है जो जीवन पैदा करती है। तो वो क्या नहीं कर सकती? तो आप अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानें और रणचंडी का रूप धार स्वयं और समाज की अन्य नारियों का भी रक्षण करें। तो ये पंक्ति मैं आप सबको डेडिकेट करना चाहूँगी महिला दिवस के इस अवसर पर और महिला दिवस की भी बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगी। ये मीरा की अमर भक्ति ज़हर से मर नहीं सकती। ये मीरा की अमर भक्ति ज़हर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है। जी हाँ, ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा कल्पना हो या किरण बेदी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, जो नारी कर नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, इतनी बेहतरीन बातें आपकी और हमें भी आपसे बहुत प्रेरणा मिली। इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप देश की सेवा करती रहें और तमाम जो देश में महिलाएं हैं उनके लिए आप प्रेरणा बनती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।